नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। तो साथियों, कुछ कारणवश पीछे की क्लासें जो है हम नहीं दे पाए, लेकिन अब लगातार आपके पास जो है क्लासें रहेगी। तो अब की बात करें तो पिछले वीडियो में जो हमने संधि के वीडियो में देखा था कि संधि का जो सामान्य परिचय मैंने दिया था आपको, कि संधि की परिभाषा आपको बताई थी, संधि किसे कहते हैं, संधि कहाँ होती है, दो वर्णों में होती है संधि, समझ रहे हो ना। फिर संधि के बारे में मैंने बताया था कि संधि के भेद कितने होते हैं, ये भी अभी मैं दोबारा और बता दूंगा। उसके बाद मैंने बताया था कि संधि करने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और वो जो ध्यान रखने योग्य बातें जो थी वो भी मैंने आपको बता दी थी, समझ रहे हो। तो अब क्या करेंगे कि संधि में मैंने बताया था संधि की परिभाषा, संधि किसे कहते हैं, संधि कहाँ होती है, संयोग कहाँ होता है, संधि कहाँ होती है। अब देखिए कि आगे हम करेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि संधि के भेद, संधि के भेद की बात पूछे तो संधि के भेद होते हैं तीन। संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सवर संधि। कौन सी संधि? सवर संधि। दूसरी होती है व्यंजन संधि। कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि। तीसरी होती है विसर्ग संधि। कौन सी होती है? विसर्ग संधि। अभी कई बार क्या होता है, विद्यार्थी ये कहते हैं कि हमारे सिलेबस में पाठ्यक्रम में वर्ण विचार नहीं है, हमारे पाठ्यक्रम में संधि समास उपसर्ग प्रत्यय ही है, हमारे सिलेबस में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि जब आपको संधि समास उपसर्ग प्रत्यय जब आपके सिलेबस में है, इसका मतलब इससे पहले का जितना भी पार्ट है वो सारा आपके सिलेबस में है। अब कैसे? जब आप संधि पढ़ोगे तो आपको वर्ण विचार की आवश्यकता पड़ेगी, जब आप संधि पढ़ोगे तो आपको वर्ण विचार की आवश्यकता पड़ेगी, जब आप समास करोगे तो आपको शब्दों के पता चलेगा, शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी, जब आप प्रत्यय करोगे तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया की आवश्यकता पड़ेगी। अब ऐसे बच्चे कह देते हैं, वो बच्चे होते हैं भाई, उनको नहीं पता होता कि सिलेबस क्या चीज़ होती है। तो मैं बता दूं, यहाँ देखो कैसे पता चलेगा कि सवर संधि में कंडीशन क्या होती है। सवर संधि में कंडीशन होती है कि पहले वर्ण सवर होना चाहिए और दूसरा वर्ण भी क्या होना चाहिए? सवर होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, व्यंजन संधि में क्या होगा कि पहले व्यंजन हो सकता है और उसके बाद में सवर हो सकता है। मैंने कहा कि पहले व्यंजन हो सकता है, दूसरा व्यंजन हो सकता है। मैंने कहा सवर हो सकता है, पहले व्यंजन हो सकता है। ये तीन कंडीशन जो है किसकी रहेगी? व्यंजन संधि की। यानी व्यंजन संधि में एक तरफ व्यंजन रहेगा, एक तरफ व्यंजन रहेगा। विसर्ग संधि में क्या होएगा? विसर्ग संधि में पहले विसर्ग होएगा और उसके बाद में सवर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है? पहले विसर्ग होगा। ये कंडीशन है हमारी संधि की। ध्यान रखना, संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। तीन भेद में पहला होता है सवर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। सवर संधि में मैंने बता दिया कि सवर प्लस सवर होता है। व्यंजन संधि में मैंने बता दिया कि व्यंजन संधि में तीन कंडीशन होती हैं, तीन शर्तें होती हैं। व्यंजन धन व्यंजन होता है, व्यंजन धन सवर होता है और सवर धन व्यंजन होता है ना। और उसके बाद विसर्ग संधि में पहले विसर्ग होता है और फिर उसके बाद सवर होता है। देखिए
मैं बता देता हूं कि कैसे अपने को पता चलेगा। ठीक है, जैसे स्वर संधि में क्या होता है, स्वर संधि का मैं उदाहरण देता हूं इधर। स्वर संधि में मैंने कहा स्वर अंत, देखिए ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा आ, और ये हो जाएगा स्वरांत। क्या बोला जाएगा, स्वरांत, यानी जिस शब्द का अंत स्वर से हो। स्वर प्लस स्वर। दूसरा व्यंजन संधि की बात करूंगा तो व्यंजन में क्या होगा, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। देखो पहले व्यंजन है हलंत लगा हुआ है, दूसरा स्वर है, और ये हो जाएगा दिगंबर। कै का क्या बन गया, गै बन गया, है ना। उसके बाद देखो वाक प्लस जाल, क्या बन जाएगा, वाग जाल। देखो यहां पहला व्यंजन है, दूसरा भी व्यंजन है, इसका मतलब यहां भी व्यंजन संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि की बात करेंगे तो विसर्ग संधि का एक उदाहरण लिख देता हूं, जैसे मने धन रथ, तो ये हो जाएगा मनोरथ। देखिए मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि व्यंजन संधि के अंतर्गत मैं बता रहा था, व्यंजन संधि के अंतर्गत जो भी संधि होती है परिवर्तन जरूर आता है। संधि और संयोग में अंतर मैंने बताया था कि संधि और संयोग में अंतर की जब बात करेंगे तो परिवर्तन अवश्य आएगा, परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आएगा तो संधि है, परिवर्तन नहीं आता है तो संधि नहीं होती है, वो केवल संयोग होता है। वो क्या होता है, केवल संयोग होता है। ये संधि है अपना, ये तो है अपना नॉर्मल परिचय, मैंने इसके बारे में बता दिया है, समझ रहे हो। अब बात करेंगे, अब बात हम करें कि है ना, हाँ, तो बात करते हैं हम स्वर संधि। पहला भेद कौन सा है, स्वर संधि। स्वर संधि की बात करेंगे, स्वर संधि में क्या होता है, स्वर संधि में स्वर धन स्वर होएगा, मैंने पहले ही बता दिया। स्वर संधि में स्वर धन स्वर होता है। कैसे होएगा कि पहले स्वर होता है, जब डेफिनेशन लिखोगे, परिभाषा जब लिखोगे कि जब कोई स्वर, जब कोई स्वर किसी स्वर से, यानी स्वर वर्ण से, ऐसे भी लिख सकते हो कि जब कोई स्वर वर्ण किसी स्वर वर्ण से यानी दूसरे संधि करता है, तो वहां स्वर संधि मानी जाती है। समझ रहे हो, ये परिभाषा आप लिख सकते हो कि जब कोई स्वर वर्ण किसी स्वर वर्ण से संधि करता है तो वहां स्वर संधि मानी जाती है। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं, जैसे विद्या धन आल्य, ये आ है, ये आ है, मिलके हो जाएगा आ, और ये क्या हो जाएगा, विद्यालय। आपसे पूछे विद्यालय में कौन सी संधि है, बता देना स्वर संधि है। क्या है, कौन सी संधि है, बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, बता देना स्वर संधि है। क्या है, स्वर संधि है, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं, क्या बात करेंगे कि अब बात करेंगे कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। क्या होते हैं, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। तो स्वर संधि के, दिख रहा है ना, हाँ नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं,
स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। पहला है 1 नंबर, ये पहला जो है वो है दीर्घ स्वर संधि। क्या है? दीर्घ स्वर संधि। अभी मैं पहले भी बता चुका हूं, विद्यार्थी कहेंगे सर ये दीर्घ क्या होता है? जब आपने वर्ण विचार पढ़ा है ना तो ही आपको पता है कि दीर्घ क्या होता है। कैसे कि हिंदी में दीर्घ रूप 3 बनते हैं। हिंदी में दीर्घ स्वर 7 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। हर्षव स्वर कितने होते हैं? ऋषभ स्वर होते हैं 4। कुल स्वर कितने होते हैं? 11। तो फिर दीर्घ कितने होते हैं? 7 होते हैं। लेकिन दीर्घ रूप की बात करें, अगर हिंदी में दीर्घ रूप की बात करें तो दीर्घ रूप होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। एक होता है आ, एक होता है ई, एक होता है उ। ये दीर्घ स्वर जो होते हैं दीर्घ रूप 4 होते हैं। कितने? 3 होते हैं। समझ रहे हो? देखो कैसे, ठीक है? कितने होते हैं? ये, ठीक है? ये अब देखो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि जब कोई हृषव किसी हर्षव या दीर्घ से संधि करता है तो दीर्घ संधि मानी जाती है। तो ये कंडीशन देखिए कि अगर ए या आ के बाद में ए या आ आता है तो ये दोनों मिलकर अपना दीर्घ रूप धारण कर लेते हैं आ। इसके बाद क्या है? अगर ई या ई मिलकर ई या ई से संधि करती है तो ये बन जाता है अपना दीर्घ रूप ई। इसी प्रकार अगर उ या उ के बाद में उ या उ आता है तो अपना दीर्घ रूप धारण कर लेता है ओ। समझ रहे हो? ये है दीर्घ संधि। ये दीर्घ संधि के 3 जो है वो रूप प्राप्त होते हैं। अभी मैं 2-4 उदाहरण बता देता हूं कि जैसे हिम प्लस आल्य, ये ए है ये आ है, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? ये मिल जाएगा हिमालय। क्या बन जाएगा? हिमालय। समझ रहे हो? दीक्षा प्लस अंत, दीक्षा प्लस अंत क्या बन जाएगा? दीक्षांत, है ना? आ प्लस ए, ये ए प्लस आ, ये आ प्लस ए, तो ये होता है दीर्घ संधि के अंदर। अब इनकी बात करें तो ये ई का क्या हो जाएगा? ई की बात करें तो ये हो जाएगा, जैसे यहां बताता हूं, कपि प्लस इश, कपि प्लस ईश क्या हो जाएगा? कपीश। समझ रहे हो? अगर इसकी बात करूं भानु प्लस उदय और बन जाएगा ये भानुद्य। क्या बन जाएगा? भानुद्य। तो ये है दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत पहली है दीर्घ स्वर संधि। मैंने क्या बताया है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद में पहला है कौन सा? दीर्घ स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि। समझ रहे हो? इसके बाद हम उदाहरण करेंगे बहुत सारे, आप लिखते रहिए, आप उतारते रहिए इसको। अब बात करते हैं कि दीर्घ संधि के बाद कौन सी आती है। उदाहरण बहुत सारे करेंगे हम, ठीक है ना? तो इसके और बताऊंगा एक बार, क्योंकि जब मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा तो उदाहरण बहुत सारे रखेंगे। पहले आप इनको थोड़ा सा देख लीजिए। दूसरी होती है, दूसरी संधि का नाम है गुण स्वर संधि। कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होता है कि अगर ए या आ के बाद में अगर ई या ई आता है तो ये ए बन जाता है। क्या बन जाता है? ए। क्या बन जाता है? ए। जैसे
मैं लिखूंगा इतर धन इतर, ये ए आया है, ये ई आया है और मिल के बन गया इतरेतर। क्या बोला है कि ए और आ मल के अगर ए या आ के बाद में ई या ई आता है तो ये ए बन जाता है, और ये ए और ई मिलके क्या बन गया, ए बन गया और बन गया ये इतरेतर। समझ रहे हो? अब आती है बात दूसरी। उसके बाद कहता है कि अगर ए या आ के बाद में उ या उ आता है तो ये बन जाता है ओ। समझ रहे हो? ये बन जाता है ओ। जैसे कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने लिखा है भाग्य प्लस उदय, तो ये ए के बाद में उ आया, क्या बनेगा, ओ बनेगा, ये हो जाएगा भाग्योदय। क्या बन जाएगा बेटा? भाग्योदय बन जाएगा। ये ए आ के बाद में ई तो ए बनता है, ए आ के बाद में उ तो ये ओ बनता है। अगर ये ए या आ के बाद में अगर री आता है तो ये अर बनता है। क्या बनता है? अर बनता है। जैसे मैं लिखूंगा सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि, और ये अर बन जाता है और ये बन जाता है सप्तऋषि। क्या बन जाता है? सप्तऋषि। बिल्कुल इजी तरीका जो बस आसान तरीका जो मैं विस्तृत कराऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा। ये समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसको आप नोट्स के रूप में भी आप लिख सकते हो, कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। ठीक है? तो ये है अपना गुण स्वर संधि का जो रूल है वो चल रहा है। ठीक है? तो ये है, कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी संधि, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है? वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत ए या आ के बाद में ए या ऐ आ जाता है तो ये क्या बन जाता है? ऐ। क्या बन जाता है? ये ऐ। वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल जब मैं उदाहरण लिखाऊंगा इनका मैं थोड़ा सा और कराऊंगा आपको, इनको थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगा मैं आपको इसका, हाँ पुनरावृत्ति करूंगा तो फिर आपको और समझ में आएगा। तो ये ऐ आता है तो ये ऐ बन जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण आपके सामने रख देता हूं कि ये आ जाता है पुत्र धन ऐषणा। मैंने क्या लिखा है? ए और ए के बाद में ए या ए के बाद ये जो है, हाँ तो ये हो जाता है ऐ बन जाएगा, मात्रा लग जाएगी ये और बन जाएगा पुत्रेषणा। ये ऐ की मात्रा लगेगी, ए की नहीं लगेगी, ऐ की मात्रा लगेगी। जैसे ये होता है के, ये गुण होता है और ये जब कई बन जाता है तो ये वृद्धि हो जाती है। ध्यान रखना, ये गुण का उदाहरण है और ये वृद्धि का उदाहरण है। ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसे मैंने एग्जाम्पल बताया है कि जब ये ए का मात्रा आती है तो गुण होता है, 2 आती है तो वृद्धि हो जाती है भाई, ये वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद अगर आता है ए या आ के बाद में ओ या औ आता है तो ये वृद्धि और हो जाएगी और बन जाएगा औ, है ना। बहुत सारे शब्द है जैसे परम ओजस्वी, परम ओजस्वी, और ये बन जाएगा 2 मात्रा लग जाएगी भाई, परमोजस्वी। क्या बन जाएगा? परमोजस्वी। तो ये है वृद्धि संधि, है ना। बहुत सारे शब्द और आएंगे और बताएंगे। चलो अभी देखते हैं, वृद्धि के बाद आती है यण। 4 नंबर कौन सी होती है? यण। यण स्वर संधि।
यण स्वर में क्या होता है कि अगर ई या ई के बाद में असमान स्वर आता है, असमान स्वर आ जाए तो ये ई क्या बन जाता है, ये बन जाता है, और जो भी स्वर आता है उसकी मात्रा इस ये के लग जाएगी। कैसे लगेगी मैं बता दूं एक उदाहरण आपको। जैसे लिखा है मैंने प्रति एक, क्या लिखा है मैंने, प्रति एक। तो ये जो ई की मात्रा है, तय के अंतिम जो प्रति जो बना है शब्द, प्रति में अंतिम वर्ण क्या है, ई क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। और ये जो ई की मात्रा जिस व्यंजन के लगी होती है वो हो जाता है आधा, क्योंकि ई अलग निकल जाएगा तो ये जो तय है वो आधा रह जाएगा, क्योंकि तय पूरा कब है, जब इसमें ई है, और ई को तो मैं अलग हटा दूंगा और ई क्या बन जाएगा, यह, और तय आधा रह जाएगा, आधा बनेगा। लेकिन आगे कौन सा स्वर है, ए है, क्या है, ए, तो ए की मात्रा ये लग जाएगी और बन जाएगा प्रत्येक। मैंने क्या बोला है कि ई के बाद में असमान स्वर आता है तो ये ई ये बन जाता है, क्या बन जाता है, ये बन जाता है ना। उसके बाद ये अगर ऊ के बाद में असमान स्वर आता है तो ये ऊ क्या बन जाता है, वह, और जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा किसके लग जाएगी, वह के लग जाएगी। क्या किसके लग जाएगी, वह के लग जाएगी, है ना। जैसे मधु आचार्य, क्या लिखा है, मधु आचार्य, तो मैंने क्या लिखा है कि ऊ तो वह बन जाएगा, ऊ है वो वह बन जाएगा। तो ऊ जो किसके लगी है, ध के लगी है, तो ये ध क्या हो जाएगा, आधा, ऊ क्या बन जाएगा, वह, आगे स्वर कौन सा है, ए, और आ ये बन जाएगा मध्वाचार्य। क्या बन जाएगा, मध्वाचार्य। समझ रहे हो ना, ये मध्वाचार्य बन जाएगा। इसके बाद आता है कि अगर री के बाद में असमान स्वर आ जाए, क्या आ जाए, असमान स्वर आ जाए तो री क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा। री क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा। तो यहां पर मैं उदाहरण इधर देख लीजिए, जैसे मातृ धन आज्ञा, तो ये री रे बन जाएगा, तो तय के पैर में क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा। और जो भी स्वर होता है उसकी यहाँ क्या होता है, वही कंडीशन, जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा किसके लग जाएगी, रे के लग जाएगी। तो रे री जो है वो तय के लगा होता, तो री रे बन जाता है, तो फिर इस री को क्या बना देंगे, रे बना देंगे, और बन जाएगा ये रे। तो ये हो जाती है ये अपनी यण संधि। समझ रहे हो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पांचवी और अंतिम स्वर संधि ये होती है अयादी। क्या होती है, अयादी स्वर संधि। अयादी में क्या होता है, अयादी में होता है कि अगर ए के बाद में अन्य स्वर आ जाए, ए के बाद में अन्य स्वर आ जाए तो ए जो होता है वो क्या बन जाता है, य, और जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा य के लग जाएगी। क्या लग जाएगी, जैसे मैं लिखूंगा ने अन, तो ये ने जो है वो न ये न बन जाएगा। विस्तृत चर्चा जो है जब इसकी बात करेंगे ना पूरी, तब बात करूंगा मैं। समझ में आ रही है ना, कोई समस्या नहीं होगी, हाँ बिल्कुल नहीं होगी। तो ठीक है, उसके बाद में ये आता है कि अगर ऐ के बाद में अन्य स्वर आता है, ऐ के बाद में अन्य स्वर आता है तो ये क्या बन जाता है, आय, और जो भी स्वर आता है उसकी मात्रा लग जाएगी। क्या लग जाएगी, हाँ, नई प्लस अक, नई प्लस अक, मैंने क्या बनाया है, नई प्लस अक, और ये बन जाएगा नायक। क्या बन जाएगा, नायक। समझ रहे हो, ये ऐ जो है आय बन जाएगा, नई नाय बन जाएगा। ये बात करेंगे हम जब विस्तृत करेंगे ना तो करेंगे। अब उसके बाद आती है ओ के बाद में, ओ के बाद में अगर अन्य स्वर आता है,
तो ये ओ जो है वो अव बन जाता है। क्या बन जाता है? अव। क्या बन जाता है? अव। जैसे पो प्लस अन, तो ओ क्या बन जाएगा? अव। पो क्या बन जाएगा? पव। ये बन जाएगा पवन। क्या बन जाएगा? पवन। समझ रहे हो? पवन। इसी प्रकार अगर औ के बाद में अन्य स्वर आता है तो ये बन जाता है आव, क्योंकि जो स्वर होता है वो उसकी मात्रा इसके साथ लगेगी और जो स्वर होता है उसकी मात्रा इसके साथ लगेगी। ये हो जाता है पौ प्लस अन, और ये क्या बन जाएगा? पावन। क्या बन जाएगा? पावन। ये है हमारी दीर्घ संधि के भेद। तो मैंने क्या कहा है कि दीर्घ संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि के 5 भेद होते हैं, जिनमें से देखिए हम बताएंगे कि दीर्घ स्वर संधि में, मैंने यहाँ से चलेंगे, हम कहाँ से चलेंगे? यहाँ से चलेंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं? 3। स्वर पहला क्या होता है? स्वर अंत। मैंने स्वरांत बोला, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। देखिए अब दूसरा मैंने क्या बोला कि स्वर संधि बात करें, मैंने बताया कि स्वर धन स्वर, और बोला स्वर, जब कोई स्वर वर्ण किसी दूसरे स्वर वर्ण से संधि करता है तो वहां स्वर संधि मानी जाती है। मैंने कहा कि विद्या धन आल्य और बन गया विद्यालय। अब मैंने कहा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। देखिए 5 भेद, जिसमें मैंने बोला कि दीर्घ रूप 3 बनते हैं, इसलिए दीर्घ संधि में ये 3 रूप बनेंगे। मैंने बोला दीर्घ संधि में जब कोई हर्षव या दीर्घ स्वर किसी हर्षव या दीर्घ से संधि करता है तो वहाँ दीर्घ रूप धारण कर लेता है। और मैंने ये कंडीशन आपको बता दी कि ए आ के बाद में अगर ए आ आता है तो ये आ दीर्घ रूप धारण कर लेता है। ई के बाद में ई आता है तो ये दीर्घ रूप धारण ई कर लेता है। ऊ के बाद में ऊ आता है तो ये ऊ दीर्घ रूप धारण कर लेता है। देखते रहिए। अब मैंने कहा कि गुण स्वर संधि दीर्घ के बाद आती है गुण, तो गुण में क्या बोला कि ए आ के बाद में ई आता है तो ये ए बन जाता है, यानी शिरो रेखा पर मात्रा ये आएगी। क्या आएगी? ये आएगी। जैसे यहाँ आया है ना इतर धन इतर, तो रै के ऊपर क्या मात्रा बन गई? ए की मात्रा लगी है। किसकी मात्रा लगी है? ए की मात्रा लगी है। जैसे देखिए इतर इतर, मैंने कहा कि ऊ या ऊ के बाद में ए आ के बाद में ओ आता है तो ये ओ बन जाता है। मैंने कहा कि ये जब ये होता है तो ये देना दीर्घ, ये जो शिरो रेखा होती है ना, इस पे एक मात्रा ऐसे लग जाती है। भाग्योदय क्या बन गया? भाग्य प्लस उदय। इसी प्रकार ए आ के बाद में री आता है तो अर बन जाता है, तो लिखा सप्त ऋषि, है ना। और देखिए फिर मैंने बोला वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में मैंने बोला गुण में एक मात्रा आएगी, वृद्धि में कितनी मात्रा आएगी? ऐसे आ जाएगी। जब ए आ के बाद में ए ऐ आता है तो ऐ बनता है। मैंने उदाहरण भी दे दिया, पुत्रेषणा। समझ लो, फर्स्ट ग्रेड में आया था 2018 में ये, है ना। तो मैंने कहा था ना कि ए कब आएगा, ऐ कब आएगा, पीछे का वीडियो जरूर देखना। पिछले वाला वीडियो जो संधि का है वो जरूर देखना, वहाँ आपको पता चलेगा। ठीक है। इसके बाद मैंने कहा है ऊ ए आ के बाद में ओ औ आता है तो ये क्या बन जाता है? औ। और मैंने कहा शिरो रेखा पर 2 मात्रा लगेगी लेकिन एक खड़ी पाई भी लग जाएगी। परम ओजस्वी क्या बन गया? परमोजस्वी। क्या बन गया? परमोजस्वी। उसके बाद यण संधि में मैंने कहा, मैं जब यण संधि अपने मूल टॉपिक आएगा यण संधि तो मैं पूरी की पूरी व्याख्या सब आपको लिखवाऊंगा कि कैसे ये आधा हो जाएगा, कैसे मात्रा लगेगी। समझ रहे हो ना? हाँ चलो ठीक है। ई के बाद में ए समान स्वर आता है तो ये ई ये बन जाता है, और जो स्वर होता है उसकी मात्रा जो है इसके लग जाएगी। समझ रहे हो? हाँ चलो। हाँ अभी उसके बाद ऊ के बाद में ए समान आता है तो वह बनता है, जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा इसके लग जाएगी। मधु आचार्य क्या बन गया? मध्वाचार्य।
इसी प्रकार री के बाद में असमान स्वर आता है तो ये री रे बन जाता है। जो री होता है उसको रे बना देंगे। री लगाए तय के पग में, हम क्या कर दिया, इसके पैर में जो री यानी अपने आम बोलचाल की भाषा में पैर में लगा हुआ है ना, तो रीची लगा हुआ बोल दिया, री को रे बना दिया, कोई समस्या ही नहीं रही। इसके बाद मैंने आदि संधि में मैंने बता दिया, ए के बाद में अन्य स्वर आता है तो ए अय बन जाता है, ने नय बन जाता है, चे चय बन जाता है, से सय बन जाता है। आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। ऐ के बाद में असमान आता है तो आय बन जाता है, तो ये नाय बन गया। ओ के बाद में असमान आता है औ बनता है, ये पो पाव बन गया, पौ बन गया, औ बन गया, पौ बन गया। ऐसे ही बोलेंगे, औ बन गया, पौ बन गया, औ बन गया, पौ बन गया। ओ औ बनेगा, पो पौ बनेगा, है ना, भो भव बनेगा। औ के बाद में असमान स्वर आता है तो ये आव बनता है, औ आव बनता है, बहु भाव बन जाएगा। औ आव बनता है, बहु भाव बन जाएगा, पौ पाव बन जाएगा। तो ये पौ प्लस अन पाव अन, समझ रहे हो। तो ये अपना मेन मूल रूप से ये उदाहरण है, समझ रहे हो। अब हम करने वाले हैं, देखिए अब हम करने वाले हैं स्वर संधि। स्वर संधि में पहला हमारा है दीर्घ स्वर संधि। कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। तो मैंने क्या बोला कि स्वर धन स्वर होगा, ये तो ठीक है। अब लिख लो इसमें कि जब कोई हर्षव या दीर्घ, लिख लो कि जब कोई हर्षव स्वर, हर्षव या दीर्घ स्वर किसी या ऐसे लिख लोगे, स्वर अपने ही हर्षव या दीर्घ से संधि करता है तो अपना दीर्घ रूप धारण कर लेता है। क्या कर लेता है? दीर्घ रूप धारण कर लेता है। कैसे? मैंने बोला कि ये हर्षव होता है, इसका दीर्घ होता है आ। ये हर्षव होता है, इसका दीर्घ होता है ई। ये हर्षव होता है, इसका दीर्घ होता है उ। जब ये आपस में संधि करते हैं तो कौन सा रूप धारण कर लेंगे? ये दीर्घ रूप धारण कर लेंगे। कौन सा रूप धारण कर लेंगे? ये दीर्घ अपना जो है वो दीर्घ रूप धारण कर लेते हैं। समझ रहे हो? जैसे उदाहरण मैंने बताया था कि अगर ए या आ के बाद में ए या आ आता है तो ये दीर्घ रूप धारण हो गया आ। समझ रहे हो? अब इसके हम उदाहरण करने वाले हैं। किसके करने वाले हैं? इसके उदाहरण करने वाले हैं। समझ रहे हो? कैसे करेंगे? मैंने कह दिया कि ए या आ के बाद में, जैसे मैंने बोला अधिक अंश, क्या मिलेगा? ए क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। और मिला के क्या बोल देंगे? अधिकांश। अधिक धन अंश क्या बन जाएगा? अधिकांश, है ना। अक्ष प्लस अंश, अक्ष धन अंश क्या बन जाएगा? अक्षांश। क्या बन जाएगा? अक्षांश। मुर अरी क्या बन जाएगा? मुरारी। क्या बन जाएगा? मुरारी बन जाएगा। समझ रहे हो ना? इसमें कोई ऐसे नहीं है कि अपने को मात्राओं का ध्यान रखना पड़े। मात्राओं का ध्यान हम करेंगे अगली जो ई की जो मात्राएं आती है उसमें ध्यान करेंगे। इसमें तो साउंड अलग अलग होता है। जैसे इसकी जब ध्वनियाँ होती है, ए अलग होता है उच्चरित और आ अलग होता है। लेकिन हम तो सीख रहे हैं ना हिंदी, हम सीख रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ई और ई
हम तो बोल देते हैं ई हर्षव ई दीर्घ, है ना, लेकिन मूल शब्द कैसे रहेंगे तो वो नहीं पता चला। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मात्राओं का ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। भोजन आल्य क्या बन जाएगा? भोजनाल्य क्या बन जाएगा? भोजनाल्य बन जाएगा। हिम प्लस आल्य क्या बन जाएगा? हिमालय। क्या बनेगा? हिमालय। बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, है ना। आप इनको उदाहरणों को जैसे ज़्यादा उदाहरण निकालोगे वैसे ही हमारी संधि जो है वो बड़ी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, जैसे मोह अंध, क्या लिखा है हमने? मोह अंध, तो ये हो जाएगा मोहांध। क्या हो जाएगा? मोहांध। ए प्लस ए बराबर आ, देखो यहां पर क्या हो गया? ए प्लस ए बराबर आ हो गया, मोहांध, है ना। जैसे और करेंगे, विरह प्लस अनल, क्या लिखा है हमने? विरह प्लस अनल। अनल का मतलब होता है आग, और ये हो जाएगा विरह-नल। क्या हो जाएगा? विरह-नल, विरह अनल, समझ रहे हो ना। दाव प्लस अन्न, अनल, दाव का मतलब होता है वन, और ये क्या हो जाएगा? दावा नल। क्या हो जाएगा? दावा नल। दाव का मतलब होता है, क्या होता है? दाव का मतलब होता है वन या जंगल, और अनल का मतलब होता है आग। इसका मतलब जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? हाँ, दावानल, है ना। जैसे कहते हैं जठराग्नि, जठर अग्नि, ये क्या हो जाएगा? जठर का मतलब होता है पेट, जठर का मतलब होता है पेट। हम कहते हैं ना पेट की आग बड़ी घातक होती है। पेट की आग क्या होती है? बड़ी घातक होती है, और आदमी जो भागता है इस पेट की आग के लिए भागता है। तो ये क्या हो जाएगा? जठराग्नि। क्या हो जाएगा बेटा? जठराग्नि हो जाएगा। पीछे का वीडियो जरूर देखना, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलने वाली है। जैसे अग्नि, हाँ, है ना, और बहुत सारे उदाहरण हैं। जठर अग्नि क्या हो जाएगा? जठराग्नि हो जाएगा। कोई समस्या है यहाँ पर? हाँ, जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे यात धन आयात, यात धन आयात, तो ये क्या हो जाएगा? यातायात। क्या हो जाएगा? यातायात हो जाएगा, है ना। फिर होता है कारा, कारा प्लस आगार, क्या बन जाएगा? कारागार। क्या बन जाएगा? कारागार। इसी प्रकार अभी मैंने बताया भी था, कारा का मतलब होता है जेल, कारा का मतलब क्या होता है? जेल। कारा आवास, कारा धन आवास, ये बन जाएगा कारावास। क्या बन जाएगा? कारावास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कारावास बन जाएगा। तो कारा धन आवास, आवास, आवास मतलब आप जानते हो रहने की जगह जहां रह रहे हो। कारा का मतलब मैंने बता दिया कि क्या होता है? जेल। जेल होती है तभी तो आया है, होता तो ए होता, होता तो ए होता, होती है तो आ आता है ना। चलो आगे बात करेंगे। और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे एक शब्द आता है कुश, जैसे मैं इसको कुशासन, क्या शब्द है? कुशासन। आपसे पूछ लिया जाए कुशासन में संधि कौन सी है, क्योंकि ये हमें लगता है कि यहाँ तो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, हमें लगता जो जरूर है कि यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन जरूर हाँ मानते हैं कि उपसर्ग का प्रयोग हो सकता है, कह सकते हैं। कु का मतलब बुरा, शासन का मतलब शासन। लेकिन एनसीईआरटी 9 जो 9 से 12 की किताब है उसमें दे रखा है कुश। कुश का मतलब होता है घास फूस, और आसन का मतलब होता है बैठने का स्थान। तो कुश से बना जो आसन होता है वो होता है कुशासन। क्या होता है? कुशासन। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये इम्पोर्टेंट लगा लेना कि ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली।
बहुत सारे उदाहरण है ना। जैसे एक शब्द आता है रामायण, क्या आता है? रामायण। अब इसका संधि विच्छेद करो ना तो ये हो जाता है राम अयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम अयन हो जाता है। लेकिन संधि करेंगे तो न का अणय हो जाता है। तो मुख्यतः हमें कैसे पूछा जाएगा कि रामायण में कौन सी संधि है? आप निसंकोच रूप से बोल देना कि ये दीर्घ संधि है। क्योंकि क्यों है? अभी आप कहोगे गुरुजी ये अणय का जो न का तो अणय बदल गया, ये तो व्यंजन संधि हो गई। नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहां संधि होगी, यहां और यहां। संधि कहां होगी? यहां और यहां होगी। तो ए बराबर क्या हो गया? आ, और ये बन गया रामायण। राम प्लस अयन क्या बन गया? रामायण। बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें। किसमें? दीर्घ संधि में। ऐसा नहीं है कि हम जैसे हम बोल देंगे कि जो भी उदाहरण हमने करवा दिया वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं और कोई सीमा नहीं है, इनकी कोई सीमा नहीं है कि हमने 100 करवा दिए बस इतने ही होंगे। देखो शब्द कोश जो है ना शब्दों से भरा हुआ है, शब्दकोश शब्दों से भरा हुआ है। तो हम कैसे गिनती करेंगे बस इतना ही होगा? इतना तो नहीं है, इतना तो नहीं है ना। जैसे चरण अमृत, क्या होता है? चरण अमृत। तो ये हो जाएगा चरणामृत। क्या हो जाएगा? चरणामृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चरणामृत हो जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट की बात करूं, मैंने ये भी कुशासन वाला भी इंपॉर्टेंट बताया है। एक आता है अभ्यय, अभ्याय प्लस अरण्य, अभ्यय प्लस अरण्य, और ये हो जाएगा ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा? अभ्यारण्य। क्या हो जाएगा? अभ्यारण्य। और मैं बता दूं शब्द शुद्धि में ये बहुत बार पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है कि अभ्यारण्य गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसकी संधि करेंगे तो अभ्यय होगा, और अभ्यय तो कोई शब्द नहीं है। इसका मतलब होता है अभय। अभ्यय का मतलब अभय, जो बिना किसी भय के हो। तो ये हो जाता है अभ्यय प्लस अरण्य, और ये हो जाएगा अभ्यारण्य। क्या हो जाएगा? अभ्यारण्य हो जाएगा। बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे अगर बात करें कि कितने कहें तो बहुत सारे उदाहरण हैं। ऐसे तो है नहीं कोई भी 2-4 है तो हम बता दें बस। महा प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, है ना। दया प्लस, हाँ ऐसे एक उदाहरण ये लिख लो, दया प्लस आर्दर, दया प्लस आर्दर, तो ये हो जाएगा दयार्दर। क्या हो जाएगा? दयार्दर। ये भी आप नोट कर लेना, है ना। तो ये मैंने कहा है कि ये दीर्घ संधि के जो पहला भेद है ए आ के बाद में ए आ आता है, तो ये अपना दीर्घ रूप धारण कर लेता है आ। और ये मुख्य उदाहरण मैंने आपको करवाया है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। बाकी जो हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे का जो वीडियो होगा उसी में भी ये इसी चर्चा चलेगी दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि की कौन सी चर्चा चलेगी? ई के बाद में ई आता है वो, और उ के बाद में उ आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर हमें मात्राओं का ज्ञान या ध्यान रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, वो पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ, और वो वीडियो आप देख लेना। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।